तो कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक हमारे अतीत से हिस्ट्री का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इस वीडियो में हम 3rd चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। यह वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं चैप्टर 1st और 2nd के क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जिसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिससे आपको सीरियल वाइज चैप्टर मिल जाएंगे हिस्ट्री के। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित के जोड़े बनाए यानी कि मैचिंग करें। पहला है रैयत। तो रैयत पहले के समय में किसान को कहते थे, तो रैयत से हम किसान को मैच कर देंगे। सेकंड है महाल। तो महाल पहले के समय में ग्राम समूह को कहते थे, इसलिए महाल से हम ग्राम समूह को मैच कर देंगे। थर्ड है निज। निज का मतलब है बागान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती, तो निज को हम इससे मैच कर देंगे। फोर्थ है रेयती। रेयती का मतलब है रेयतों की ज़मीन पर खेती। रेयत मतलब किसान, तो हम इसको बोलेंगे किसानों की ज़मीन पर खेती, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थान भरें यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है, यूरोप में वोट उत्पादकों को डैश से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था, तो इसका उत्तर है यूरोप में वोट उत्पादकों को नील से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। सेकंड है, 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग डैश के कारण बढ़ने लगी, तो इसका उत्तर है औद्योगिकरण, क्योंकि 1850 के आसपास ब्रिटेन में जो नील की मांग है वो औद्योगिकरण के कारण बढ़ने लगी थी। थर्ड है, डैश की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा, तो इसका उत्तर है कृत्रिम रंग। कृत्रिम रंग यानी कि आर्टिफिशियल कलर। तो कृत्रिम रंग की खोज से पहले जो पहले के लोग थे वो नील से रंगे हुए कपड़े पहनना पसंद करते थे, लेकिन कृत्रिम रंग की खोज के बाद लोगों ने नील से रंगे हुए कपड़े पहनना छोड़ दिए, इसलिए कृत्रिम रंग की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। फोर्थ है, चंपारण आंदोलन डैश के खिलाफ था, तो इसका उत्तर है चंपारण आंदोलन नील बागान मालिकों के खिलाफ था। चंपारण आंदोलन जो है वो गांधी जी का पहला आंदोलन था भारत में नील बागान मालिकों के खिलाफ। प्रश्न नंबर 3 है, स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था और दूसरी 1793 में। तो इसको क्यों लागू किया था? क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने राजस्व को बढ़ाना चाहती थी स्थायी बंदोबस्त के द्वारा। अब हम इसके कुछ पहलुओं को देख लेते हैं। पहला है, इस बंदोबस्त के हिसाब से राजा और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। सेकंड है, जमींदारों को किसानों से राजस्व इकट्ठा कर कंपनी के पास जमा कराने का काम दिया गया। थर्ड पॉइंट है, ज़मीनों की राजस्व राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। इसका मतलब ये है कि भविष्य में कभी भी कंपनी के द्वारा राशि में इजाफा यानी कि बढ़ावा नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर कोई ज़मींदार राजस्व नहीं चुका पाता था तो उसकी ज़मींदारी को छीन लिया जाता था। और फोर्थ है, किसानों से भूमि संबंधी अधिकार छीन लिए गए, जिससे किसान ज़मींदारों की दया पर निर्भर हो गए। वे अपनी ही ज़मीन पर मजदूरों की तरह काम करने लगे। प्रश्न नंबर 4 है, महालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी? तो जो महालवारी व्यवस्था थी वो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज़ ने तैयार की थी। और अभी हमने 3rd क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि स्थायी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी 1793 में अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए। अब हम इन दोनों व्यवस्था में अंतर देख लेते हैं। पहला है, इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया को ही लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। तो जो लॉर्ड मैकेंजी थे उनको लगता था कि उत्तर भारत समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जिसे बचाकर रखना चाहिए, इसलिए इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया को ही लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। सेकंड है, स्थायी बंदोबस्त में कर एवं लगान वसूल करने का अधिकार जमींदारों के हाथों में था।
महलवारी व्यवस्था का सेकंड पॉइंट है, राजस्व को स्थायी रूप से निश्चित नहीं किया गया बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन का प्रावधान किया गया। अब हम स्थायी व्यवस्था में देखते हैं, ज़मीनों की राजस्व राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई। इस राशि में संशोधन का कोई प्रावधान नहीं किया गया। महलवारी व्यवस्था में थर्ड पॉइंट है, महलवारी व्यवस्था के अंतर्गत खेतों की उपजाऊ शक्ति, आकार तथा उनके मालिकों के रीति रिवाजों के दर्जे के हिसाब से राजस्व की दर अलग अलग थी और स्थायी बंदोबस्त में सभी प्रकार के खेतों पर राजस्व की एक समान दर थी। प्रश्न नंबर 5 है, राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याएं बताइए। तो पहले हम देखते हैं कि मुनरो व्यवस्था किसे कहते हैं। तो जो ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था को शुरू किया गया था, उसे नाम दिया गया था मुनरो व्यवस्था। तो इस व्यवस्था को लागू करने वाले जो मुनर थे, उनको लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि उन्हें सीधा किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए। लेकिन इस व्यवस्था में 2 समस्याएं आई थी। पहली है, राजस्व अधिकारियों ने आमदनी को बढ़ाने के लिए राजस्व कुछ ज़्यादा ही निर्धारित कर दिया था, जिससे किसान नहीं चुका पा रहे थे तथा गांव छोड़कर भाग रहे थे। दूसरी समस्या ये आई थी कि मुनरो व्यवस्था से अफसरों को उम्मीद थी कि यह नई व्यवस्था किसानों को संपन्न और खुशहाल बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो किसान थे वो राजस्व चुकाने के लिए बड़े बड़े महाजनों से कर्ज लिए जा रहे थे और उसमें फंसते जा रहे थे। किसानों के ऊपर कर्ज का बहुत ज़्यादा बोझ हो गया था, इसलिए वे लोग किसानी छोड़ने लगे थे। प्रश्न नंबर 6 है, रैयत यानी कि किसान नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। तो इसका उत्तर है, रैयत नील की खेती करने से निम्न कारणों से कतरा रहे थे। पहला है, किसानों को नील की खेती करने के लिए अग्रिम यानी कि एडवांस में ऋण दिया जाता था, परंतु फसल कटने पर कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर कर दिया जाता था, जिससे वे अपना ऋण नहीं चुका पाते थे और कभी ना खत्म होने वाले कर्ज के चक्र में फंस जाते थे। सेकंड है, बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे उपजाऊ खेतों में ही नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ एक परेशानी थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वहाँ पर नील की खेती के बाद धान की खेती नहीं करी जा सकती थी। मतलब जो ज़मीन है वो बंजर हो जाती थी नील की खेती करने के बाद। थर्ड है, नील की कटाई का वक्त और धान की कटाई का वक्त एक ही होता था, जिससे किसानों को नील की कटाई के लिए ही मजदूर उपलब्ध हो पाते थे। प्रश्न नंबर 7 है, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धाराशायी हो गया। धाराशायी मतलब कि बंद हो गया। तो इसका उत्तर है, निम्नलिखित परिस्थितियों में नील का उत्पादन धाराशायी हो गया। पहला है, 1859 में हज़ारों किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया और बागान मालिकों का लगान चुकाने से इनकार कर दिया और नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। सेकंड है, रैयतों ने निर्णय यानी कि फैसला लिया कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लाठीदारी गुंडों से डरेंगे। थर्ड है, 1857 की बगावत जैसे हालात से बचने के लिए अंग्रेज़ों ने रैयतों की तरफ झुकना सही समझा और कहा कि रैयतों को नील के अनुबंध यानी कि एग्रीमेंट मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो इससे किसानों को लगा कि अंग्रेज़ों ने नील की खेती ना करने का हुक्म सुना दिया है। एंड फोर्थ पॉइंट है, नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी माना और सलाह दी कि नील की खेती रैयतों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है, इसलिए रैयत अनुबंध यानी कि एग्रीमेंट को पूरा करके नील की खेती बंद कर सकता है। तो बस ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर के ऊपर लेकर आऊँगी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तब तक के लिए अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।